नमस्कार। हिंदी भाषा और विकास की कक्षा को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे अभी तक हमने शब्द की भाषा क्या है, भाषा की विशेषताएं क्या हैं, फिर हिंदी भाषा के लिए जो हम शब्द प्रयोग करते हैं हिंदी, वो हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसी हुई, नामकरण कैसे हुआ, तो आप ये समझ चुके हैं कि जो हिंदी शब्द है ये फारसी भाषा का शब्द है। इसका पहली बार प्रयोग फारस वासियों ने या ईरानियों ने किया। फिर अगर हम बात करें विश्व में, तो विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं, लगभग संख्या है। और इन 3000 भाषाओं को दो आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला आधार है वाक्य रचना या पद रचना। प्रोफेसर श्लेगल ने इसी आधार पर पहला जो वर्गीकरण किया है वह है आकृत मूलक वर्गीकरण। दूसरा जो वर्गीकरण किया गया है वह उसके इतिहास के आधार पर किया गया है और इस वर्गीकरण को हम पारिवारिक वर्गीकरण कहते हैं। अब ये आप जान चुके हैं कि पारिवारिक वर्गीकरण, पहले तो ये समझना है कि भाषा के इतिहास के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, भाषा के इतिहास के आधार पर। और फिर आप ये भी जानते हैं कि दुनिया में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं उनको 13 भाषा परिवारों में रखा गया है। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी है कि अलग अलग किताबों में जो है संख्या जो है अलग अलग लिखी हुई मिल सकती है, कहीं पर 9 मिल सकती है, कहीं पर अन्य संख्या मिल सकती है, उसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो आखिरी मूलक वर्गीकरण जो कि प्रोफेसर श्लेगल के द्वारा किया गया है, यह वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है, तो वाक्य रचना व पद या कह लीजिए रूप रचना के आधार पर। कैसे? जिस भाषा के लिए रूप रचना जटिल होता है और वाक्य रचना सरल होता है उसे कहा जाता है संयोगात्मक। यह है संयोगात्मक। अब उल्टा कर दीजिए, जिसके लिए रूप रचना सरल होता है, वाक्य रचना जटिल होता है, उसे कहा जाएगा वियोगात्मक या इसी को कहते हैं विश्लिष्ट भाषा। एग्जाम्पल के तौर पर संस्कृत जो है संयोगात्मक भाषा है और हिंदी जो है और अंग्रेजी को भी इसी में शामिल कर सकते हैं, बांग्ला को भी इसी में आप शामिल कर सकते हैं। यह है वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? हिंदी किस प्रकार की भाषा है? आकृति या रूप के आधार पर हिंदी जो है वियोगात्मक या विशिष्ट भाषा है। संस्कृत जो है आकृति या रूप के आधार पर संयोगात्मक भाषा है। इसको नोट कर लीजिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे जो पारिवारिक वर्गीकरण है उसकी। इसके पहले आप आकृति मतलब को समझ गए, बस इसमें आपको ध्यान में रखना है संस्कृत जो है वो संयोगात्मक भाषा है, जो हिंदी है वह वियोगात्मक या विशिष्ट भाषा है। अब आप देखिए भाषा परिवार, तो विश्व भर की जो लगभग 3000 भाषाएं हैं उनको 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है। ठीक है, उन 13 के नाम की चर्चा यहाँ पर जरूरी नहीं कि हम चर्चा करें उसकी। चर्चा किस बात की करनी है कि 13 भाषा परिवारों में भारत में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं उनमें से कौन कौन सी भाषा किस किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। तो भाषा आप देख लीजिए, भारत में जितनी भाषाएं बोली जाती है, आपको पता है कि भारत जो विविधताओं का देश है, यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोली, अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग पहनावा देखने को मिलता है। इसलिए हम कहते हैं इसके बाद भी अनेकता में एकता भारत की संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। और किसी भी देश की संस्कृति की पहचान उसकी भाषा होती है। उत्तर में आप देखेंगे अलग भाषा है, दक्षिण में अलग भाषा है, पूर्व में अलग भाषा है, पश्चिम में अलग भाषा है। इसी आधार पर भारत में बोली जाने वाली भाषाओं को हम 4 भाषा परिवार में बांट सकते हैं। एक है भारूपी, दूसरा है द्रविड़, तीसरा है ऑस्ट्रिक। इसी को ऑस्ट्रो से आप कह सकते हैं, कहते हैं इसको आग्नेय भी कहते हैं, और चीनी तिब्बती। भारत में 13 भाषा परिवार में से 4 भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं, भारूपी, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बती। पहले तो आप इन 4 नामों को नोट कर लीजिए और इनको आपको याद रखना है। अब हम डिटेल से बात करते हैं भारत में भाषा परिवार। तो यहाँ पे देखा कि जो भारत है इसमें कितनी भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं? 4। भारूपी की अगर बात करें या हिंदी भारूपी की बात करें, इंडो भारूपी की बात करें, इंडो यूरोपी की बात करें, तो भारत में लगभग 73% लोगों के द्वारा जो भाषा बोली जाती है वो भारूपी भाषा परिवार की है। इसलिए आप कह सकते हैं कि भारत में सबसे बड़ा भाषा परिवार जो है वह भारूपी भाषा परिवार है। फिर द्रविड़, जिसके अंतर्गत बोली जाने वाली लगभग 25% भाषाएं या कह लीजिए 25% लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं जो है इस द्रविड़ के अंतर्गत आती हैं। ऑस्ट्रिक 1.3%, चीनी तिब्बती 0.7%। तो इस तरह से यह सबसे छोटा भाषा परिवार हो गया।
सबसे छोटा भाषा परिवार। एक ये फैक्ट हो गया कि भारत में कितने लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं जो हैं वो भारूपी के अंतर्गत आती है, 73%। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, भारत में सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, भारूपी। अब अगर आप इसको क्षेत्र के हिसाब से देखें, जैसे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। जो ये उत्तर वाला प्रमुख रूप से क्षेत्र है, यहाँ पर बोली जाने वाली भाषाएं जो हैं वो भारूपी भाषा परिवार के, चाहे हिंदी है, चाहे उर्दू, गुजराती, पंजाबी, इस तरह से जो जितनी भी भाषाएं हैं। फिर जो ये दक्षिण वाला क्षेत्र है, इन दक्षिण वाले क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं वो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं, जहाँ पर लगभग कह लीजिए भारत के 25% लोगों के द्वारा इसी भाषा का प्रयोग, इसी भाषा परिवार के अंतर्गत आने वाली भाषा का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो तमिल हो, चाहे मलयालम हो, चाहे कन्नड़, इस तरह की भाषाएं हो। तो और इनमें जो सबसे बड़ी संख्या अगर हम देखते हैं, मतलब द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत जो सबसे बड़ी भाषा सदस्य है, क्योंकि इसमें तमिल भी है, मलयालम है, कन्नड़ है, तो इसमें संख्या ज्यादा किसकी है, तो आपको ध्यान रखना होगा तमिल। सबसे द्रविड़ भाषा परिवार का सबसे बड़ा सदस्य जो है तमिल भाषा के रूप में है। ठीक है, 80 की बात करते हैं, लगभग 1.3% लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा इसके अंतर्गत आती है, मतलब तीसरा बड़ा भाषा परिवार है ये। और मुख्य रूप से झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में बोली जाती है। और इसके अंतर्गत जो भाषा बोली जाती है उसमें सबसे बड़ा भाषा समूह कह लीजिए या कह लीजिए सदस्य कह लीजिए, सबसे बड़ा सदस्य जो है संथाली भाषा के रूप में है। इस संथाली के अतिरिक्त भी यहाँ पर और भी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हो भाषा है, मुंडारी है, मुनी कह सकते हैं आप इनको, मुंडारी कह सकते हैं। जैसे मैंने कल बताया था, स्थानीय स्तर पर किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली जो भाषा होती है उसको हम बोली कहते हैं। जब उसका क्षेत्र धीरे धीरे व्यापक होने लगता है, साहित्य रचना होने लगती है, तो उसको उपभाषा कहा जाता है। और जब वो पूरी तरह से परिनिष्ठ हो जाती है, अनुशासित हो जाती है, व्याकरण के रूप में उसको संगठित कर दिया जाता है, तो उसे हम भाषा कहना शुरू कर देते हैं, या उसे हम परिनिष्ठित भाषा कहना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार से जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, जो ये 7 सिस्टर्स वाले 7 सिस्टर्स, अब इसमें जैसे नागा, मिजो, मणिपुरी, ये सभी भाषाएं शामिल की जाती हैं। अगर आप देखें तो सर्वाधिक जो सदस्य हैं, अगर भाषा संख्या की बात करें, है तो सबसे छोटा भाषा परिवार, सिर्फ 0.7% लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा इसके अंतर्गत आती है। लेकिन अगर हम संख्या की बात करें तो जैसे इसमें नागा, मिजो, मणिपुरी, इस तरह से कई बोलियां उस क्षेत्र की इसके अंतर्गत समाहित हो जाती हैं। इसीलिए संख्या अगर आप बात करेंगे, संख्या का मतलब क्या हो, कितने लोगों के द्वारा बोली जाती है, तो उसमें से 0.7% है, और इस तरह से सबसे छोटा भाषा परिवार है। लेकिन सदस्य की बात करेंगे कि इस भाषा परिवार, क्योंकि परिवार में सदस्य होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका एक परिवार हो गया तो माता, पिता, भाई, बहन, ये सब हो गए। उसी प्रकार से ये एक परिवार हो गया, इसकी अब जो अन्य भाषाएं इसमें शामिल है वो उसकी सदस्य हो गई। तो संख्या अगर देखेंगे तो मतलब ये परिवार तो छोटा है, लेकिन अगर हम भारत में देखेंगे तो ज्यादातर भाषाएं जो है इसी के अंतर्गत आती हैं। लेकिन ये परिवार तो छोटा हो गया, लेकिन सदस्यों की संख्या मतलब ज्यादा बोलियों के उदाहरण इसी के अंतर्गत मिलते हैं। तो जो कुछ विशेष बातें क्वेश्चन यहाँ से बनेगी कि भाषा में के अंतर्गत की भारत में जो बोली जाने वाली भाषाएं वो कितने परिवार के अंतर्गत आती है, 4 के अंतर्गत आती है। सबसे बड़ा भाषा परिवार भारूपी, सबसे छोटा चीनी तिब्बती। चीनी तिब्बती किस क्षेत्र में बोला जाता है, पूर्वोत्तर में। आस्तिक कहाँ बोला जाता है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में। द्रविड़ भाषा परिवार जो है किस क्षेत्र से संबंधित है, वो दक्षिण भारत से है। और द्रविड़ भाषा परिवार का सबसे बड़ा सदस्य कौन सी भाषा है, तो ध्यान रखेंगे तमिल। आप इसको नोट कर लीजिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और अब हम डिटेल से चर्चा करेंगे जो हिंदी भाषा है वो इन 4 भाषा परिवारों में किससे संबंधित है। तो एक बार रिकॉल कर लीजिए, इसकी 3000 भाषा जो है उनको 13 भाषा परिवारों में बांटा गया। भारत में 4 भाषा परिवार की भाषा बोली जाती है। भारूपी, ऐसी को भारत यूरोपी कह सकते हैं। द्रविड़, आस्तिक, चीनी तिब्बती, इसके अंतर्गत 73% बोली जाने वाली भाषा है। इसके अंतर्गत 25%, यहाँ 1.3%, 1.3% और 0.7%। अब आगे देखें, जो ये भारूपी भाषा है, इस भारूपी भाषा को 10 शाखाओं में बांटा गया है। इन 10 शाखाओं को 2 वर्ग में बांट दिया गया है। एक वर्ग है शतम वर्ग और दूसरा है केंतुम वर्ग। शतम और केंतुम, फिर से सुनिए, जो भारूपी और भारत यूरोपी इसकी भाषा परिवार है, 13 भाषा परिवारों में, उसकी 10 शाखाएं हैं। उन 10 शाखाओं को 2 वर्ग में रखा गया है। शतम वर्ग जिसके अंतर्गत 4 शाखाएं हैं, केंतुम वर्ग जिसके अंतर्गत 6 शाखाएं हैं। इसी शतम वर्ग की एक शाखा भारत ईरानी शाखा से आप देखेंगे कि किस तरह से हिंदी का विकास हुआ। तो हिंदी जो है
किस वर्ग से संबंधित है। अभी हम हिंदी में पहुंचे नहीं है, लेकिन आगे जब हम देखेंगे कि हिंदी का जो विकास हुआ चरणबद्ध तरीके से, तो वो किस वर्ग से संबंधित रहा है, तो वो सप्तम वर्ग से संबंधित रहा है। स्पष्ट हुआ, ध्यान रखिएगा। तो हम पढ़ रहे हो, जैसे अगर हम MPSI की बात करें तो 70 नंबर की हिंदी पूछी जाती है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चयन में हिंदी की कितनी बड़ी भूमिका है। और आप थोड़ा सा ये भी सोचिए, परंपरागत क्वेश्चन हमेशा नहीं पूछे जाएंगे। जेल प्रहरी में भी लगभग 20 क्वेश्चन जो है हिंदी से आने हैं। इसी प्रकार से MP टेट हो, CTET हो, बाकी जितनी भी परीक्षाएं जहाँ भी हिंदी है, उन सब के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है। इसी प्रकार से UPSC मुख्य परीक्षा की बात करें तो अत्यधिक उत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सब यहीं से पूछाते हैं। आप इसके लिए पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के जरूर देखा करिए। और हो सकता है वीडियो की क्वालिटी इतनी बेहतर ना हो, लेकिन कंटेंट की क्वालिटी इसमें कोई संदेह नहीं कि बेहतर है। और ये सारी चीज़ें आसानी से आपको पढ़ने को भी नहीं मिलती हैं। ये सारी चीज़ें जटिल हैं और इनको सर्च बताने के लिए बहुत कुछ सर्च करना पड़ता है। इसीलिए थोड़ा सा आपको इसको गंभीरता से लेना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। आपको बिना कुछ मेहनत किए हुए सारी चीज़ें मिल रही हैं, आप इनको अच्छे से देखते जाइए, पूरा देखा करिए। और इसको मैं तो कहूँगा कॉपी बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए, उसमें इसको आवश्यक रूप से लिखा करिए। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो भारतीय जो भाषा परिवार है, जिसके अंतर्गत 10 शाखाएं, इन 10 शाखाओं को 2 वर्गों में बांटा गया है। देखिए, पहला वर्ग है सप्तम वर्ग, जिसके अंतर्गत 4 शाखाएं, दूसरा है तेंतुम वर्ग, जिसके अंतर्गत 6 शाखाएं। कौन कौन सी हैं 4 शाखाएं? भारत ईरानी, जिसको आर्य शाखा भी कहा जाता है, बाल्टो स्लाविक, आर्मीनी, अल्बानिया, इलिरिया। भारत ईरानी, बाल्टो स्लाविक, आर्मीनी, अल्बानिया, इलिरिया। हालांकि चारों नाम ना याद हो तो चलेगा, आपको बस याद होना चाहिए कि भारत ईरानी, जिसको आर्य शाखा भी कहा जाता है, वो सप्तम वर्ग के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है तेंतुम वर्ग, जिसके अंतर्गत 6 शाखाएं हैं, जर्मनिक, केल्टिक, ग्रीक, लिकरिक, हिटाइक और इटालिक। अब आप ये देखिए, जो भारत ईरानी है, आगे चल करके हम देखेंगे इसके 3 भेद हो जाएंगे। ये कह लीजिए ये 3 शाखाओं में आगे चल करके पढ़ जाती है। एक है ईरानी, हम आगे डिटेल से इनको देखेंगे, हम ईरान देख लीजिए। दूसरा भाग इसका होगा दरद। दरद का अगर शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो उसका शाब्दिक अर्थ पर्वत होता है। और तीसरा है भारतीय आर्य शाखा। और आपको पता है कि भारत की जो सबसे पुरानी सभ्यता है, सिंधु सभ्यता की पतन के बाद आर्यों की सभ्यता विकसित होती है, जिसकी जानकारी वेदों से मिलती है, उसको वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। और इन आर्यों की प्राचीनतम भाषा जो होती है संस्कृत थी। अब इसी का जब हम विकास देखेंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा, इसको जब हम 1500 ईसा पूर्व से लेकर के वर्तमान तक इसका विभाजन करेंगे। संस्कृत, इसके बाद पाली, इसके बाद प्राकृत, इसके बाद अपभ्रंश। अपभ्रंश का ही परिवर्तित रूप अवहट्ट कहलाता है। और जैसे सुनील कुमार चटर्जी जैसे विद्वान जो हैं अपभट्ट को अलग से महत्व भी देते हैं, लेकिन जो प्रमुख विद्वान हैं वो अपभट्ट को अपभ्रंश का ही एक रूप मानते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे हिंदी। तो ये एक जो हम सामान्य रूप से क्रम पढ़ते हैं कि हिंदी का जो विकास हुआ है, इस तरह से संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी के रूप में हुआ है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि संस्कृत किससे संबंधित है? भारतीय आर्य शाखा से। ये किसके अंतर्गत आती है? भारत ईरानी या आर्य शाखा के अंतर्गत। ये किस वर्ग से संबंधित है? सप्तम वर्ग। सप्तम वर्ग किससे संबंधित है? भारतीय भाषा परिवार के अंतर्गत जो 2 वर्ग है उनसे संबंधित है। तो इस तरह से उम्मीद है कि आप इसको पढ़ रहे होंगे, अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है। इनको याद भी करते चलिएगा। अब ये पूरा जो सीक्वेंस है यहाँ तक आपको याद रखना है। जब अगली जो क्लास होगी कल, हम चर्चा करेंगे ये पूरा सीक्वेंस किस काल रूप में, किस प्रकार से हम इस हिंदी तक पहुँचते हैं। धन्यवाद।